नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पारिस्थितिकीय अनुकूलनों के अंतर्गत मरुद्भिद पौधों में पाए जाने वाले पारिस्थितिकीय अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। मरुद्भिद ऐसे पौधे जो शुष्क आवासों एवं मरु प्रदेशों में पाए जाते हैं, उन पौधों को हम मरुद्भिद कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दीर्घकालीन शुष्क परिस्थितियों में जीवन व्यापन करने वाले पौधों को हम मरुद्भिद कहते हैं। अब मरुद्भिद पादप है, इनका विभिन्न पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों द्वारा उनके आवास स्थलों के अनुसार सभी प्रकार की शुष्क परिस्थितियों में पाए जाने वाले इन पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है बालुकोद्भिद, यानी इस प्रकार के जो पौधे हैं वह रेगिस्तानी क्षेत्र में रेत के टीलों व धोरों पर पाए जाते हैं और इन आवासों में बालुई या रेतीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है शैलोद्भिद। ये पौधे नग्न चट्टानों, शिलाखंडों या पथरीली भूमि में पाए जाते हैं। तीसरा है शीतोद्भिद। इस प्रकार के पौधे अति न्यून तापक्रम अर्थात बर्फीले स्थानों जैसे टुंड्रा एवं ऊंचे पर्वतों की चोटियों जहाँ पर बर्फ जमा रहती है, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। लवणोद्भिद वे पौधे जो लवणीय मृदा या समुद्र तट के आसपास के लवणीय क्षेत्रों या लवणीय मिट्टी में पाए जाते हैं। अम्लोद्भिद ऐसे पौधे जो अम्लीय मृदा में उगते हैं, अर्थात ऐसी मिट्टी या मृदा जिसके पीएच का मान 7 से कम होता है, ऐसे पौधों को हम अम्लोद्भिद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के मरुद्भिद पौधे हैं, इन पौधों की जीवन चक्र की अवधि, उनके अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आकारिकीय एवं कारिकीय अनुकूलन के आधार पर मरुद्भिदों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया। इसके अंतर्गत पहला है अल्पकालिक मरुद्भिद, यानी मरुद्भिद है लेकिन कैसे मरुद्भिद है? अल्पकालिक, अर्थात इस प्रकार के पौधे जलाभाव या शुष्कता की परिस्थितियों को टालने वाले हम कह सकते हैं, यानी जलाभाव से दूर ही रहते हैं। अगर ये दूसरे शब्दों में हम बोलें तो स्वयं को शुष्कता से बचाने का प्रयास करते हैं। बरसात के मौसम में हम देखते हैं कई प्रकार के शाकीय पौधे उगते हैं, वो जलाभाव होने पर बहुत ही कम समय में, यानी कुछ दिनों से लेकर के कुछ सप्ताह के अंतर्गत अपने जीवन चक्र को पूर्ण कर देते हैं। अगर लंबे समय तक अगर बारिश होती रहती है, जलाभाव नहीं होता है, तो इनके अंतर्गत अच्छी कायिक वृद्धि होती है। अन्यथा ये उपलब्ध जल मात्रा के साथ में ही अपने जीवन चक्र को एडजस्ट कर लेते हैं और उनके अंतर्गत बहुत ही कम समय के अंतर्गत थोड़ी बहुत कायिक वृद्धि होकर पुष्पन एवं फल निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होकर करके इनके अंतर्गत बीज बन जाते हैं। इस प्रकार से अपना ये जो शेष जीवन है बीज के रूप में व्यतीत करते हैं। इन पौधों को अल्पकालिक पादप कहते हैं और उसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं मोलुगो सर्वियाना, केसिया टोरा, टेफ्रोसिया पर्पुरिया आदि। दूसरी श्रेणी है गुदेदार या मांसल मरुद्भिद, ऐसे मरुद्भिद जिनके कायिक अंग, तना और पत्तियां मोटे अर्थात गुदेदार होते हैं। तो इस श्रेणी के अंतर्गत हम देखते हैं
तो गुदेदार अंगों की बात करें, अगर स्तंभ गुदेदार की हम बात करें तो हम कैक्टस और नागफनी और थोर को देखते हैं। तो इन पौधों के अंदर उनका जो स्तंभ होता है वो गुदेदार होता है। वहीं अगर मोटी पत्तियों की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें ग्वारपाटा, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम, यूका आदि के अंतर्गत हमें इस प्रकार की मांसल गुदेदार पर्ण देखने को मिलती है। और ऐसे मांसल गुदेदार पर्ण वाले पौधों को मृदुपर्णी मरुद्भिद भी कहते हैं। अमांसल मरुद्भिद, इस श्रेणी के जो पौधे हैं वास्तव में वही है जो ट्रू जीरोफाइट्स है, अर्थात सत्य मरुद्भिद या वास्तविक मरुद्भिद हम कह सकते हैं, जो कि शुष्कता या जलाभाव प्रतिरोधी अनुकूलनों युक्त होते हैं। इसका कारण है कि इनके शरीर में अनेक कार्यकीय, आंतरिक एवं आकारिकीय विशिष्ट अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये दीर्घकाल तक जलाभाव को सहन कर या जलाभाव की अवस्था में जीवन यापन कर सकते हैं। और ऐसे पादप सामान्यतः काष्ठीय बहुवर्षीय झाड़ियां अथवा वृक्ष स्वभाव के होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो लेप्टिडिनिया पायरोटेक्निका, जिसे हम स्थानीय भाषा में खींप कहते हैं, कैर कैपेरिस डेसिडुआ, आक कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, बबूल एकेसिया निलोटिका एवं बैर जिजिपस जुजुबा आदि विभिन्न प्रकार के पौधे इस अमांसल मरुद्भिद श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि मरुद्भिद पादपों के अंतर्गत किस किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये इन जलाभाव वाले आवासों के अंतर्गत अपना जीवन यापन आसानी से करते हैं। तो अनुकूलनों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं मरुद्भिदों में पाए जाने वाले आकारिकीय अनुकूलन। आकारिकीय अनुकूलनों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि मूल के अंदर किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जो कि इन पौधों को विपरीत हालातों में जीने के लिए योग्य बनाते हैं। मूल अर्थात जड़, मरुद्भिद पौधे हम जानते हैं कि सामान्यतः शुष्क और जलाभाव वाले स्थानों में पाए जाते हैं, इसलिए इन पौधों का मूल तंत्र इस प्रकार से विकसित होता है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में जल अवशोषण के लिए सक्षम हो, और इस अनुकूलन के लिए उनके अंतर्गत सुविकसित मूल तंत्र और अत्यधिक प्रसारित और गहरा मूल तंत्र पाया जाता है। इसलिए मूलें जो क्या होती है, भूमि में चारों ओर फैल जाती है और सुविकसित होती है। मूल तंत्र बहुत गहराई में होता है, ठीक है ना, जो कि कई बार हमें 20 मीटर से भी अधिक गहराई तक, जैसे एकेसिया के अंदर और टेमेरिक्स में देखोगे तो जड़ें लगभग 30 मीटर यानी लगभग करीब 100 फीट गहराई तक है जो हमें देखने को मिलती है। शूट और रूट का जो रेशियो है, पर्व तंत्र और मूल तंत्र की लंबाई का अनुपात, वो 1:4 पाया जाता है। अर्थात मूल तंत्र है जो पर्वों की लंबाई का 4 गुना होता है। मूल की वृद्धि दर सामान्यतः अधिक पाई जाती है। यह प्रतिदिन क्रमशः लगभग 10 से 50 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिलती है। मूल रोम व मूल गोप सुविकसित प्रकृति के होते हैं, अर्थात जड़ों में मूल रोम एवं मूल गोप वेल डेवलप्ड होते हैं, जिससे ये जड़ें अधिक से अधिक मात्रा में जल अवशोषण करने में सक्षम होती है। अब हम आकारिकीय अनुकूलनों के अंतर्गत देखते हैं कि स्तंभ के अंदर किस प्रकार के आकारिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधों के तनों में अनेक प्रकार के आकारिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं स्तंभों के अंतर्गत।
क्योंकि ये जो पौधे का भाग है वातावरण के सीधे संपर्क में रहता है, इसलिए तने के अंदर कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे अधिकांशतः हम देखते हैं कि उद्भिदों के अंतर्गत तना है जो काष्ठीय प्रकृति का होता है। काष्ठीय प्रकृति का इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि तना जो कि इसे मरु आवासों में ज्यादातर जो पवन चलती है वो तेज गति से चलती है, इसलिए पौधों को उनसे प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए इनके अंतर्गत काष्ठीय तंत्र विकसित होता है। मरुद्भिदों के अंदर तना भूमिगत होता है, जैसे हम ग्वारबाटा, सेकेरम आदि स्पीसीज के अंदर देखते हैं। साथ ही साथ तना अत्यधिक शाखित होता है, जैसे कि सिट्रुलस एवं सार्कोस्टिमा में अत्यधिक शाखित हमें तना देखने को मिलता है, और ये शाखाएं बिल्कुल एकदम पास पास सटी हुई पाई जाती है। स्तंभ पर बहुकोशिकीय रोम व मोम आवरण का पाया जाना, यानी जो मरुद्भिद पौधे हैं इनके तनों पर बहुकोशीय रोम बहुतायत से पाए जाते हैं, जैसे अल्नीबिया एवं कैलोट्रोपिस में। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कैलोट्रोपिस के तने में वह पत्तियों पर मोम की सतह पाई जाती है, और इसका जो कार्य होता है वो होता है सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करना, वापस परावर्तित करना, जिसके फलस्वरूप उस पादप अंग की सतह का तापमान न बढ़े और उसके फलस्वरूप वाष्प उत्सर्जन की दर को भी कम किया जा सके। शाखाओं का कंटक में रूपांतरण, कई मरुद्भिद पौधे जैसे यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस, सोलेंडम जेंथोकार्पम आदि के में तने की जो शाखाएं होती है वो स्पाइन्स अर्थात कांटों में बदल जाती है। परिणाम स्तंभ और परिणाम पर्व का पाया जाना, यानी हम जो नागफणी ओपनसिया देखते हैं, ओपनसिया के अंतर्गत जो आप ऐसा फैला हुआ चपटा पादप भाग देखते हैं उसका स्तंभ है, जो कि हरा और चपटा हो जाता है और पर्ण का कार्य करता है। जब कोई स्तंभनुमा संरचना पर्ण के समान कार्य करती है तो ऐसी संरचना को हम पर्णाप स्तंभ कहते हैं। वहीं एस्पेरेगस, जैसे इसे हम शतावरी कहते हैं, के अंतर्गत जो उसकी एक्जिलरी ब्रांचेज होती है, तने की कक्षा शाखाएं, वो हरे रंग की एवं सूच्याकार स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाती है, और इन कक्षा शाखाओं या फिर एक्जिलरी जो ब्रांचेस है ये हरे रंग की और पर्ण समान संरचना में बदल जाती है। तो इस प्रकार के एक्जिलरी ब्रांचेस के रूपांतरण को हम पर्णाभ पर्व कहते हैं। फिर है पर्ण। पर्ण के अंदर पाए जाने वाले आकारिकी अनुकूल के अंतर्गत हम देख सबसे पहले कि मरुद्भिद आवासों में पाए जाने वाले पौधों में सामान्यतः पत्तियां जल्दी ही विलुप्त हो जाती है, अर्थात बहुत कम समय के लिए हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के मरुद्भिद पौधों को जिसमें पत्तियां अल्पकालिक होती है उन्हें हम आशुपाती मरुद्भिद कहते हैं, जैसे लेप्टाडीनिया, केर आदि। केर में तो पत्तियां पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए बारिश के मौसम में हमें देखने को मिल सकती है। पर्णकंटक व सल्कों में रूपांतरित पत्तियां होती है वो कंटक में, जैसे नागफणी आप देखते हो ओपनसिया के अंतर्गत, पत्तियां रूपांतरित होकर के स्पाइन्स में बदल जाती है। वहीं आपको कैजुरेना, एस्पेरेगस आदि में पत्तियां हैं जो स्केल्स में अपासित हो जाती है। तो उपयुक्त सभी जो रूपांतरण है ना, पत्तियों का कंटक में बदलना, पत्तियों का शल्कों में अपासित हो जाना,
आदि संरचनाएं क्या करती है, पौधों के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का एक अनुकूलन है। पर्णफलक आकार में छोटा और पर्णफलक की सतह चमकीली व चिकनी। तो सीधी सी बात है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के अंदर पर्णफलक आकार छोटा इसलिए होता है कि पौधे ऑलरेडी जलाभाव स्थिति में रहते हैं। तो पर्णफलक का आकार जितना बड़ा होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। अब इस वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पौधों के अंदर ये अनुकूलन पाया जाता है कि पर्णफलक का आकार छोटा हो। साथ ही साथ पर्णफलक की जो सतह है वो चमकीली और चिकनी होती है, जिसके फलस्वरूप सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर सके, ताकि पर्ण की सतह का तापमान न बढ़े और जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर है जो कम हो जाती है। कुछ पौधों के अंदर हम देखते हैं कि पर्ण नुकीली व सूच्याकार होती है। तो ऐसे पौधे जैसे अपन देखते हैं कि टेमेरिक्स में पत्तियां नुकीली व सूच्याकार होती है, जिसके फलस्वरूप इन पौधों की पर्णफलक का आकार बहुत ही न्यून हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। पत्तियों पर रोम और सिलिका का आवरण का पाया जाना। हम देखते हैं कि अनेक पौधों की पत्तियों पर हमें मोम व सिलिका का आवरण देखने को मिलता है। सॉरी, यहाँ पर रोम लिखा हुआ है, रोम नहीं है, ये मोम है, ठीक है ना। पत्तियों पर मोम व सिलिका का आवरण पाया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो मैं कैलोट्रोपिस में मोम का हमें पर्ण सतह पर आवरण देखने को मिलता है। वहीं अगर आप एफिड्रा प्लांट्स जिम्नोस्पर्म में जो रेगिस्तान में पाया जाता है, उसकी बाह्य सतह पर हमें सिलिका का डिपोजिशन देखने को मिलता है। पर्ण सतह पर बहुकोशिकीय रोमों की उपस्थिति। शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे सामान्यतः तेज गति की हवाएं और आंधियों से रूबरू होते हैं। अतः ऐसे स्थानों पर पाए जाने वाले मरुद्भिदों जैसे अर्निबिया आदि की पत्तियों की सतह पर बहुकोशीय रोम पाए जाते हैं। ये रोम बाह्य त्वचा एवं पर्णरंध्रों को ढक देते हैं, जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो ऐसे बहुकोशीय रोम युक्त पौधों को रोम पर्णी पादप कहते हैं। पर्णवृंत का पर्णाभवृंत में रूपांतरण। ऑस्ट्रेलियन बबूल, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन अकेसिया कहते हैं, के अंतर्गत जो पर्णवृंत होता है पीटियोल, वो फूल करके बड़ा हो जाता है और पर्ण के समान कार्य करता है, हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है, और अन्य जो उसके पर्णक होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी पर्ण का पर्णवृंत फूल करके पत्ती नुमा संरचना का रूप धारण कर लेता है और पर्ण का कार्य करता है, तो इस संरचना को हम पर्णाभवृंत कहते हैं। तो ये एक प्रकार का पर्ण का अनुकूलन है जो उन पौधों को जलाभाव की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण को सक्षम बनाए रखने में सहायता करता है। अनुपर्ण का कांटों में रूपांतरण। कई मरुद्भिद पादप जैसे हम कैपेरिस वगैरह देखते हैं कि अंतर्गत जो अनुपर्ण होते हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। मोटर या आवर्धक कोशिकाओं की उपस्थिति। कई घास कुल के जो पौधे होते हैं उनके अंतर्गत ऊपरी सतह पर पर्ण की ऊपरी अधिचर्म के साथ में कुछ विशिष्ट प्रकार की गुब्बारे नुमा बड़ी आकृति की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती है, जिन्हें हम मोटर या आवर्धक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर विशिष्ट प्रकार की क्षमता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जलाभाव की स्थिति में या प्रतिकूल परिस्थितियों में ये कोशिकाएं पर्ण को रोल्ड कर देती है, जिसके फलस्वरूप पर्ण फलक का क्षेत्रफल कम हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से जलाभाव अर्थात जल को संरक्षित रखने की एक ये उपयुक्त युक्ति है
जो आवर्धक कोशिकाओं की विशिष्टता है। तो अभी तक हमने मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत जड़, स्तंभ एवं पर्ण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आकारिकीय, बाह्य आकारिकीय अनुकूलनों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम इन्हीं अंगों के अंतर्गत अर्थात जड़, स्तंभ और पर्ण में पाए जाने वाले आंतरिक अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। बाह्य त्वचा पर जनरली हम देखते हैं कि मरुद्भिदों के अंतर्गत लिग्निन एवं क्यूटिन की एक मोटी परत पाई जाती है। कुछ मरुद्भिद जैसे केलोट्रोपिस में बाह्य त्वचा के ऊपर मोम और सिलिका का निक्षेपण भी देखने को मिलता है। ये जो लिग्निन और क्यूटिन की परत होती है, ये परत है जो वाष्पोषण को कम करने की एक उचित युक्ति है। साथ साथ बाह्य त्वचा पर बहुकोशिकीय रोमों की उपस्थिति, ये रोम भी है जो वाष्पोषण की दर को कम करने का कार्य करते, साथ साथ रंध्र होते हैं उनको भी ढके रखते हैं ताकि वो रंध्र है जो सीधे है जो चलायमान वायु के संपर्क में नहीं आए। तने की बाह्य सतह पर गर्द उभार का पाया जाना, कैजुरेना आदि की जो तना होता है उसके अंदर गर्त और उभार पाए जाते हैं। तो ये पौधों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन है कि जो रंध्र होते हैं वह इन गर्त में पाए जाते हैं ताकि हवा के सीधे संपर्क में नहीं आए। अधोत्वचा सुविकसित व दृढ़ता की कोशिकाओं से निर्मित। इन मरुद्भिदीय पौधों के अंतर्गत जो हाइपोडर्मिस होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और साथ ही साथ दृढ़ता की कोशिकाओं से निर्मित होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सके। वल्कुट है जो वेल डेवलप्ड होता है और यांत्रिक ऊतकों की बहुलता होती है, यानी दृढ़तक कोशिकाओं की और अन्य मृदुतकों का इसके अंतर्गत है तो अधिक ही होता है। म्यूसिलेज द्वारा जल संग्रहण की प्रवृत्ति हम पहले पढ़ चुके हैं अपने बाह्य अनुकूलनों के अंतर्गत। हमने देखा कि अपने मरुद्भिदों के वर्गीकरण के अंतर्गत कि मांसल मरुद्भिद जो कि दो प्रकार के अपने देखे थे कि स्तंभ मांसल मरुद्भिद और पर्ण मांसल मरुद्भिद। तो इन मांसल अंगों के अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है और म्यूसिलेज के अंतर्गत पेंटोजेंस पाए जाते हैं। जो पेंटोजेंस क्या करते हैं, जल को अपने अणुओं को अपने साथ में आबंध कर लेते हैं, बांध देते हैं और इसके फलस्वरूप इन म्यूसिलेज की जल संग्रहण की प्रवृत्ति है जो बढ़ जाती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जल संग्रहण की प्रवृत्ति में इजाफा होता है। एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर स्टार्च कणों की उपस्थिति है जो मरुद्भिद पौधों का एक विशिष्ट लक्षण है। साथ ही साथ सहवन ऊतक पूर्णतया विकसित, क्योंकि ये पौधे जलाभाव की स्थिति में पाए जाते हैं, इसलिए इन पौधों के अंतर्गत जल की उपलब्ध मात्रा का अधिक से अधिक किस प्रकार से दोहन किया जाए, अधिक से अधिक किस प्रकार उपयोग किया जाए, इसलिए इन पौधों के अंतर्गत सहवन ऊतक जाइलम और फ्लोएम अत्यधिक विकसित प्रकृति के होते हैं। पौधों के अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। कार्यकीय अनुकूलनों की बात करें तो हम देखते हैं कि शुष्क परिस्थितियों में पाए जाने वाले मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत सहनशीलता और प्रतिरोध की क्षमता अधिक विकसित होती है। इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर में न्यूनता पाई जाती है, अर्थात इनके अंदर भी विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं पौधे के विभिन्न अंगों में। और ये अनुकूलन इस प्रकार से होते हैं कि पौधे की अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने में सहायता करते हैं। फंसे हुए रंध्रों का पाया जाना, हम पहले बात कर चुके हैं कि इनके अंतर्गत जो तना है वह गर्त एवं उभारों में
उभारयुक्त होता है। तो रंध्र होते हैं वो तना के अंदर, या पत्तियां होती है, पत्तियों में भी रंध्र फंसे हुए पाए जाते हैं, यानी अंदर की तरफ, और उसके ऊपर है जो बहुकोशीय रोम पाए जाते हैं। तो रंध्र होते हैं सीधे है जो वायु के संपर्क में नहीं आते हैं, जिसके फलस्वरूप वाष्पोषण की दर कम हो जाती है। तो फंसे हुए रंध्रों का पाया जाना एक विशिष्ट प्रकार का मरुद्भिद पौधों का अनुकूलन है। मांसल पौधों में जलबद्धता की विलक्षण क्षमता का पाया जाना, है नहीं। जो मांसल पौधे हैं, भले वो आपके नागफनी हो, भले वो आपके एलोवेरा हो, भले ही वो आपके वो ये है जो ब्रायोफिल्म पत्थर चटा हो, इन पौधों के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के जो पेटोजेंस होते हैं, पेंटोजेंस, ये पेंटोजेंस अपने साथ में जल के अणुओं को बांध लेते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी जल आबद्ध करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और कई जो ऐसे मांसल गुलदार पौधे होते हैं, उनके अंदर रात्रि में रंध्र खुलते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। क्योंकि दिन में अगर रंध्र खुलते हैं तो रंध्रों के खुलने जब गैसों का विनिमय होता है, तो उसके साथ साथ है तो जल के अणुओं का भी बहिर्गमन होता है, जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन दर में वृद्धि होती है। इसलिए इन पौधों ने इस प्रकार का अनुकूलन विकसित किया है कि रंध्र दिन के समय न खुल करके रात्रि के समय खुलते हैं, ताकि कम से कम है जो जल हानि हो। श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम या 0 होता है। मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत श्वसन गुणांक है जो हमेशा सदैव 1 से कम या 0 होता है। स्पेशली जो मांसल मरुद्भिद होते हैं, इनके अंतर्गत 0 के करीब होता है। कोशिका द्रव्य की परासरण सांद्रता अधिक होती है। तो कोशिका द्रव्य की परासरण सांद्रता अधिक होने से जल के बहिर्गमन को रोका जाता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन को कम किया जाता है। धन्यवाद।